Hello, class 10th students. Welcome to my educational center. Dear students, today I am starting your footprint lesson 5 footprints without feet. लास्ट वीडियोस की तरह आज फिर मैं आपके लिए एक नई चैप्टर की हिंदी एक्सप्लेनेशन लेके आई हूँ. आई होप आपको ये चैप्टर इजीली समझ में आए और आप इसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन या फिर समरी इजीली समझ सकें. तो स्टार्ट करते हैं. फुटप्रिंट्स विदाउट फीट. इस चैप्टर की हिंदी है पैरों के निशान, वो भी बिना पैरों के. काफ़ी इंटरेस्टिंग हेडिंग है. इस चैप्टर में एक साइंटिस्ट के बारे में बात की गई है जिसका नेम है ग्रिफिन. ग्रिफिन जो साइंटिस्ट है वो अपने आप को कैसे इनविजिबल करता है और कैसे इनविजिबल करने के बाद वो अलग अलग कामों को करता है जिसकी वजह से काफ़ी लोग परेशान होते हैं उससे. ये हम इस चैप्टर में डिटेल में देखेंगे. ओके, तो डिटेल स्टार्ट करती हूँ मैं बताना. अचानक से किसी सड़क के पास बच्चों को कुछ दो बच्चे बैठे हुए होते हैं. चैप्टर की स्टार्टिंग यहाँ से हो रही है आपकी, इसलिए मैं यहीं से डिटेल में बताना शुरू कर रही हूँ. दो बच्चे बैठे होते हैं अचानक से एक जगह पे सड़क के किनारे. वहाँ पे उन्हें एक इंसान के कदमों के निशान दिखते हैं, लेकिन कोई इंसान नहीं दिखता वहाँ पे, ओनली फुटप्रिंट्स दिखते हैं. कीचड़ से सने हुए वो पैरों के निशान जब वो बच्चे देखते हैं तो थोड़ा सा वो आश्चर्यचकित होते हैं क्योंकि वहाँ पे और कोई होता नहीं है, लेकिन निशान सिर्फ दिख रहे होते हैं. बच्चे उसका पीछा करना शुरू करते हैं और कुछ दूर तक वो जाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर वो कदमों के निशान वहाँ से गायब हो जाते हैं. ये निशान एक वैज्ञानिक ग्रिफिन के हैं. उसने अभी अभी एक खोज की थी कि मानव को या फिर इंसान के शरीर को कैसे ट्रांसपेरेंट या फिर इनविजिबल बनाया जा सकता है, और वो अपने इस एक्सपेरिमेंट में काफ़ी ज़्यादा कामयाब हुआ. उसने कुछ भी हर्ब्स थी, जो जड़ी बूटियां कह सकते हैं, उनको उसने खा लिया था, जिससे जो उसका शरीर है, जो उसकी बॉडी है, वो बिल्कुल ही मिरर की तरह बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो चुकी थी, पारदर्शी हो चुकी थी. उससे कोई भी देख नहीं सकता था. लेकिन उसका जो सिस्टम था ये अदृश्य होने से पहले ग्रिफिन के बारे में ये बताया गया है कि ग्रिफिन एक लॉलेस पर्सन था, यानी कानून को ना मानने वाले व्यक्ति था. ऐसे उल्टे सीधे वो काम करता रहता था, जिससे कि उसका जो लैंडलॉर्ड था, मकान मालिक था, वो भी उससे काफ़ी डिस्टर्ब रहता था. उसने उसे काफ़ी बार वहाँ से निकालने की कोशिश की थी, अपने मकान से, अपने घर से, लेकिन ग्रिफिन मानता नहीं था. और ग्रिफिन ने एक बार गुस्से में आके, वो जो साइंटिस्ट था ग्रिफिन, उसने एक बार गुस्से में आके उस मकान में आग लगा दी थी. और उसके बाद मतलब उसने वो एक्सपेरिमेंट किया, वो अदृश्य हो गया. उसके बाद भी उल्टे सीधे काम करता रहता था. उसका मकान मालिक उससे इतना परेशान हुआ कि उसने उससे भगाने की भी कोशिश की, लेकिन उसने क्या किया, ग्रिफिन ने उसका पूरा घर जला दिया. अब घर जलाने के उसमें उसने गुस्से में उसके वहाँ से निकाल दिया, अपने मकान से निकाल दिया. अब ग्रिफिन के पास ना ही कोई कपड़े थे, ना ही घर था, ना ही पैसे थे. तो वो बस ऐसी घुमक्कड़ की तरह घूम रहा था, यानी यहाँ से वहाँ घूम रहा था. उसके पास कुछ भी नहीं था. इनविजिबल होने की वजह से उसे कोई भी देख नहीं पा रहा था, क्योंकि वो कहाँ क्या कर रहा था कोई उसको नहीं पहचान सकता था. कि जैसे आपको बताया, उसके पास कुछ नहीं था, वो सिर्फ यहाँ से वहाँ घूम रहा था, लेकिन उसको कोई भी नहीं देख पा रहा था. अचानक से वो किसी सड़क के किनारे, कोई कीचड़ होता है वहाँ पे, मड, उसमें उसका पैर पड़ जाता है, जिसकी वजह से उसके पैरों के निशान विजिबल होने लगते हैं, वो दिखने लगते हैं. अब वो बच्चे पीछा तो करते हैं कुछ दूर तक, लेकिन उसके बाद वो वहाँ से गायब हो जाता है, यानी वो जो मिट्टी थी वो ख़त्म हो जाती है पैर की. तो फिर उसके बाद उसका दिखना बंद हो जाता है, तो बच्चे भी उसको नहीं ढूंढ पाते. ग्रिफिन लड़कों के से तो बच निकलता है, लेकिन उस समय कुछ हाफ विंटर का टाइम होता है, यानी बहुत ज़्यादा ठंड होती है. तो वो दूसरों को तो नहीं दिख रहा होता है, लेकिन उसके लिए एक प्रॉब्लम का कारण बन जाता है कि वो बिना कपड़ों के इतनी ठंड में नहीं घूम सकता था. इनविजिबल तो उसे होना था, लेकिन वो बिना कपड़ों के वहाँ पे नहीं घूम पा रहा था. इस कारण उसने किसी एक मॉल में एंटर करता है, और मॉल में एंटर करने के बाद वहाँ पे उसे कुछ कपड़े दिखते हैं. स्टोर में वो घुसता है. अब उसे तो कोई देख नहीं पा रहा होता है, वो वहाँ पे घुसता है. घुसने के बाद वहाँ पे जो एक बक्सा होता है एक टाइप का, उसको ओपन करता है. वहाँ से कुछ गर्म कपड़े निकालता है, जो भी जूते, ओवरकोट या फिर हैट, जो भी उसे दिखती है, सब कुछ वो निकालता है. वो तो अदृश्य था, उसे कोई भी नहीं देख पाता है कि वो एंटर किया है, उसने कुछ चुरा रहा है, कोई नहीं. लेकिन वो सब कुछ वहाँ से ले लेता है. लेने के बाद उसी होटल में वहाँ पे कुछ एक कोल्ड मीट होता है, ठंडा मांस होता है, कॉफ़ी होता है, वो सब लेता है साइड से. कोई भी उसको नहीं देख रहा होता है इस समय भी. उसी के बाद एक शॉप होती है, वहाँ से वो खाना, मिठाई या ड्रिंक, सब कुछ वहाँ से लेता है और वो भी पीता है. और उसके बाद खा पी के, अब इतनी ठंड में उसने कपड़े भी ले लिए और खा पी भी लिया, तो वहीं पर स्टोर में सो जाता है. ठीक है. सोने के बाद अगली सुबह तक उसको होश आता नहीं है. तो जैसे ही अगली सुबह वहाँ पे जो उसका सर्वेंट होता है उस शॉप का, वो वहाँ पे आता है, तो जैसे ही वो आता है वो वहाँ से भागना शुरू कर देता है ग्रिफिन.
अब ग्रिफिन था तो अदृश्य, लेकिन अभी हमने पढ़ा कि उसने कपड़े पहन लिए थे। तो कपड़े पहनने के बाद पीछे से तो ऐसे ही लग रहा था कोई आदमी है, चेहरा तो उसका कोई देख नहीं सकता था, लेकिन बिल्कुल लग रहा था कि कोई आदमी भाग रहा है। तो जो सर्वेंट है वो उसका पीछा करता है काफ़ी दूर तक, लेकिन उसके बाद जब ग्रिफिन को लगता है कि अब मैं पकड़ा जाऊँगा या फिर मेरी पिटाई होगी, तो इस चक्कर में वो सारे कपड़े उतार के फिर फेंक देता है। तो उसके बाद फिर वो इनविजिबल हो जाता है। अब इतनी सर्दी में फिर वो कहाँ जाता है, एक नाटक कंपनी होती है, वहाँ पे वो एंटर कर लेता है। एंटर करने के बाद वहाँ पे वो देखता है उसके पास में भी उसे एक दुकान मिलती है। उस दुकान के अंदर अब उसको कुछ जैसे वो होते हैं ना, मतलब ये जो नाटक कंपनी होती है यहाँ पे कुछ ना कुछ कॉस्ट्यूम्स रखे रहते हैं, अलग अलग तरीके के कपड़े हों या फिर कुछ हों। तो उसे उनके बीच में एक पट्टी दिखती है, जिसे वो उस पट्टी को उठा के अपने पूरे माथे पे बांध लेता है। जैसे आपने ममीज देखे होंगे जो बिल्कुल जैसे अपने पूरे शरीर पे पट्टी सी बांध के रखते हैं, वैसे उसने क्या किया, अपने पूरे माथे पे पट्टी बांध ली। माथे पे पट्टी, पूरे मुंह पे पट्टी बांधने के बाद फिर एक काला चश्मा पहन लेता है। काला चश्मा पहनने के बाद एक नकली नाक लगाता है, उसी नाटक कंपनी में जितना उसे सामान मिलता है उसमें से बता रहे हैं। चश्मा लगाने के बाद फिर एक नकली नाक लगाता है। नकली नाक लगाने के बाद फिर कुछ दाढ़ी होती है वहाँ पे सफ़ेद सी, उनको लगा लेता है, जिससे पूरा लगे कि एक ह्यूमन फेस है। अब वो दिखने वाला तो होता नहीं, इनविजिबल होता है, उसको इसकी कोई दवाई भी नहीं पता होती कि क्या करें, इसलिए पूरे टाइम इस तरीके से इनविजिबल ही घूमता है। तो उसके बाद वो वहाँ पे दाढ़ी भी लगा लेता है, और दाढ़ी लगाने के बाद वहाँ पे जितने भी कॉस्ट्यूम थे उनमें से एक कॉस्ट्यूम पहन के बाहर निकल लेता है। उसके बाद वहाँ पे एक दुकानदार होता है। अब वो सोचता है पैसे कैसे लिए जाएं या फिर पैसे कहाँ से आएंगे, तो फिर वहाँ पे उसे एक दुकानदार दिखता है। उस दुकानदार को वो हिट करता है, मारता है, और मारने के बाद फिर उससे सारे पैसे लूट के एक लंदन का हाइपिंग विलेज होता है, वहाँ पे वो एंटर कर जाता है। और उस विलेज में एंटर करने के बाद वहाँ पे एक मिसेस हॉल का इन था। इन कहते हैं सराय को, कोई भी बहुत बड़ी जगह, तो वहाँ पे वो एंटर करता है। मिसेस हॉल का वो था, तो वहाँ पे वो एंटर करता है और वहाँ पे 2 रूम्स अपने लिए रेंट पे ले लेता है। सराय में आने के बाद एक तो विंटर का टाइम था, दूसरी चीज़ गांव वाले बहुत अजीब फील कर रहे थे, क्योंकि एक अजीब तरीके का ये इंसान था जिसने अपने पूरे मुंह पे पट्टी बांध रखी थी, नाक भी बहुत अजीब सी लग रही थी। तो वो उसको देखने के बाद थोड़ा शॉक्ड होते हैं कि ये किस तरीके का इंसान यहाँ पे एंटर हो रखा है। लेकिन उसके बाद सब लोग उसकी बातों को सुनते हैं कि मैं इस तरीके से, वो सबको वहाँ पे बताता है कि मेरे फेस, मतलब कोई मेरे साथ एक्सीडेंट हुआ है जिसकी वजह से मेरा पूरा फेस ख़राब हो रखा है। जो वहाँ सराय की मिसेज़ होती हैं, मिसेज़ हॉल, वो भी उसके साथ शादी करना चाहती हैं, लेकिन वो उनको बताता है कि किस किस तरीके से मेरे साथ एक्सीडेंट हुआ है और मेरा फेस पूरा ख़राब हो चुका है, तो मैं आगे आप लोगों को परेशानी नहीं देना चाहता हूँ, इसलिए वहाँ से भी वो दूर जाने को सोचता है। अब जितना उसके पास पैसे थे वो भी सब फिनिश होने वाले होते हैं, और उसके बाद वो बहाना क्या बनाता है कि मेरे पास ज़्यादा पैसे हैं नहीं, इस वजह से मुझे ये जगह छोड़ के जाने पड़ेगी, और इस तरीके से कुछ ना कुछ बहाना बनाता है। बहाना बनाने के बाद वहाँ पे पास ही में एक फादर होते हैं जो चर्च के, तो उनके वहाँ पे घुस जाता है, और घुसने के बाद उनको फिर जगाता है। जगाने के बाद उनको जैसे बोलते हैं ना कि क्या कहते हैं, आप सरेंडर करिए या फिर मैं आपको मारने के लिए आया हूँ, उस तरीके से वो धमकी देना शुरू करता है। अब जो वहाँ का फादर होता है वो फील तो कर रहा होता है कि कोई उसको धमकी दे रहा है या फिर कुछ भी बोल रहा है, लेकिन वो देख नहीं पाते हैं क्योंकि वो वहाँ पे दिखता ही नहीं है। नहीं देख पाने के कारण वो थोड़ा सा अजीब फील करते हैं कि आखिर यहाँ पे आसपास है कौन जो मुझे इस तरीके से कह रहा है। वो थोड़ा डरते हैं, लेकिन उसके बाद कौन है पूछते हैं, वो कुछ बताता नहीं है और फिर उनको मारना शुरू कर देता है। मारने के बाद वो वहाँ से जितने पैसे ऐसे हैं वो सब उठा के भाग जाता है। तो फादर को ये तो दिख रहा होता है कि यहाँ से सब पैसे गायब हैं, डेस्क भी खोल रखा है, सब कुछ है, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आता है किया किसने। अब जो लैंडलॉर्ड है, मकान मालिक और उसकी पत्नी मिसेज हॉल, वो भी क्या कहते हैं उठ गए थे, लेकिन उसके बाद जैसे उन्हें कमरा खुला हुआ देखा तो उनको थोड़ा सा अजीब लगा कि ऐसे कैसे यहाँ से किसी ने भी सामान चुरा लिया या फिर कुछ भी कर लिया। तो उनको एक तरीके से लगता है कि हाँ, इसमें जो ये साइंटिस्ट है उसका हाथ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे और तो कोई है नहीं, हमसे सिर्फ 2 रूम इसी ने ले रखे हैं, तो इसी ने कुछ ना कुछ गड़बड़ी की होगी। वो उसके पास जाते हैं, उससे पूछते हैं पूछने के लिए कि मतलब तुमने ऐसा क्यों किया, लेकिन जाते समय देखते क्या है, उस रूम में जो भी पट्टियां हैं वो सब बिखरी हुई होती हैं, सारा सामान इधर से उधर बिखरा हुआ होता है, लेकिन वो साइंटिस्ट जो ग्रिफिन है वो वहाँ पे नहीं दिखता। अचानक से मिसेज हॉल को कान के पास किसी की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन वो मुड़ के देखती है तो वहाँ पे कुछ भी नहीं होता। और फिर ग्रिफिन क्या करता है कि एक चारपाई को उठाता है। अब उन लोगों को चारपाई उठी हुई दिखती है, हवा में चारपाई उठी हुई दिखती है, क्योंकि ग्रिफिन तो वहाँ पे दिख नहीं रहा होता,
है, इनविजिबल होता है, उसने सारे कपड़े फिर से अपने फेंक दिए होते हैं। तो वो चारपाई उठाता है, चारपाई उठाने के बाद चेहरे पर उनकी तरफ को एक बड़ी सी मेज़ है उसको मार के फेंकता है। फेंकने के बाद फिर एक कुर्सी लेता है और उस कुर्सी से जो मकान मालिक और उसकी वाइफ़ है मिसेज़ हॉल, दोनों को बाहर फेंक देता है। तो दोनों काफ़ी डर जाते हैं कि आखिर ये सब एक्टिविटीज़ हो कैसे रही हैं, जबकि ये सब ग्रिफ़िन कर रहा होता है। तो वो चिल्लाते हुए बाहर भागते हैं कि भूत है, इस तरीके से। अब ग्रिफ़िन सब किसी को एक तरीके से डाउटफुल कंडीशन में कर देता है कि सब ये सोचते हैं कि आखिर यहाँ पे है कौन? तुरंत ही वहाँ के जो फ़ादर हैं उनको पता लग जाता है कि यहाँ पे चोरी हो रखी है और ये किसी वैज्ञानिक ने ही किया है। मतलब किसी वैज्ञानिक ने, मतलब वही यहाँ पे रहता है तो उसी ने किया होगा, लेकिन सब उसको ढूँढ रहे होते हैं, वो नहीं मिलता है। अब सबके सब उसके पास जाने को सोचते हैं, उसको बोलने को सोचते हैं, लेकिन कोई भी जब दिख ही नहीं रहा होता है तो वो कैसे कर सकते हैं। उसके बाद जब वो दोबारा से अपने कॉस्ट्यूम्स पहन लेता है, इतने सारे उस सिस्टम के बाद जब वो दोबारा कॉस्ट्यूम पहन लेता है, तो उसके बाद सब लोग वहाँ पे जाते हैं, उनको मिल जाते हैं वो वैज्ञानिक। तो सब लोग पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया? जो मिसेज़ हॉल है वही पूछती है कि तुमने ऐसा किया है, तुमने पैसे चुराए हैं? तो वो एकदम चिल्लाने लग जाता है और गुस्से में आ जाता है कि मैंने ऐसा नहीं किया। और जब ज़्यादा लोग गुस्सा कर रहे होते हैं तो उस बीच में वो क्या करता है, जितनी भी पट्टियाँ हैं, चश्मे हैं, नकली नाक है, सब कुछ उतार के फेंकने लगता है। और जैसे ही वो उतार के फेंकता है, लोग क्या देखते हैं कि वो दोबारा इनविजिबल हो गया। अब सबके सामने जैसे ही वो इनविजिबल होता है, मतलब वो फेस से अपना पट्टी, चश्मा और नकली नाक है वो जैसे ही निकालता है, तो उसके पास क्या रह गया, सिर्फ खाली ऊपर का हिस्सा। तो ऊपर की तरफ जो उसका धड़ का हिस्सा है, सिर का हिस्सा है, वो कुछ भी नहीं दिख रहा होता है। तो बिना सिर का इंसान देख के लोग और ज़्यादा डर जाते हैं। लेकिन जो वहाँ का सिपाही था, उसको सब लोग बोलते हैं कि इस चोर को पकड़ो। जब वो भागने की कोशिश करता है तो सिपाही पहले डरता है कि बिना सिर के इंसान को मैं कैसे पकड़ूंगा, लेकिन फिर भी वो उसके पीछे भागता है। अब जितना वो भागते जाता है, ग्रिफिन क्या करता है, हर बार अपना एक एक ड्रेस या फिर अपना एक एक सिस्टम उतार के फेंकना शुरू करता है। और जैसे जैसे वो फेंकते जाता है वो और भी इनविजिबल होता जाता है। अब सिपाही के लिए बहुत ज़्यादा एक स्ट्रगल वाली कंडीशन हो जाती है कि ऐसे इंसान को पकड़ना जो कि बिल्कुल ही इनविजिबल है, लेकिन फिर भी वो अपना कोशिश करना नहीं छोड़ता है। लेकिन लास्टली क्या होता है, ग्रिफिन उसको मार के, जैसे घूसे या फिर किसी भी तरीके से मार के वहाँ से भाग जाता है और बाकी उसको कोई भी नहीं पकड़ पाता है। लास्ट में जो वहाँ का सिपाही है वो भी बेहोश हो जाता है और बेहोश होने के बाद वो सिर्फ यही कहता है कि उसे पकड़ो, वो भाग रहा है, लेकिन ग्रिफिन किसी के हाथ नहीं आता और यहीं पर ये चैप्टर फिनिश होता है। आई होप आपको ये चैप्टर ईजिली समझ में आया हो, इसकी जितने भी मीनिंग है, जो भी मैंने एक्सप्लेनेशन समझाई, और आप ईजिली इसकी एक्सरसाइजेस भी फिनिश कर पाएँ। और अगर आपको चैप्टर ईजिली समझ में आए तो फिर आप नेक्स्ट वीडियोज़ भी प्लीज़ ज़रूर देखें। थैंक यू।